नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके पास आए हैं एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये प्रोबेबिलिटी बेसिक स्टार्टिंग जो हो जाती है वो हमारे 8th क्लास से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग इसका स्टैंडर्ड जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्लास 9 से स्टैंडर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं, यानी क्लास 9 से प्रोबेबिलिटी के पार्ट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्लास 9 में पार्ट 1 पढ़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पढ़ते हैं, फिर 11th 12th, यानी हमें हर जगह प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है। और प्रोबेबिलिटी बेसिकली आजकल कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। छोटे छोटे प्रोग्रामों में, मतलब छोटे छोटे कंपटीशंस में भी प्रोबेबिलिटी के सवालें अब आने लगी हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारे लिए पढ़ना भी नितांत आवश्यक है और हमारे लिए जानकारी भी लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्टार्ट करें तो प्रोबेबिलिटी जो थी ये बेसिक बहुत पहले से चली आ रही है। लोग अब ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है जानते हैं? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ये प्रायिकता होती क्या है? तो सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में आपको बताते हैं। ये प्रायिकता जो होती है ये एक संभावनाओं की संख्यांकी होती है। संभावनाओं की संख्यांकी होती है जिसमें हम अपनी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब आज से बहुत साल पहले भी लोग जो ज्योतिष वगैरह करते थे, ज्योतिष में प्रोबेबिलिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी ज्योतिष जो है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही बनाया जाता है। यानी जैसे अगर हम कहें कि लोग आते थे अपनी आशंकाओं को दूर करने के लिए, तो लोग बताते थे कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो ये सारी प्रोसेस को वो प्रोबेबिलिटी देख करके बताते थे। यानी जैसे अगर हम कोई बात करें कि जैसे आज हमारा दिन कैसा जाएगा, लोग पूछते थे ज्योतिष से कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, तो लोग आशंका के आधार पर, यानी कुछ शंका के आधार पर ऐसा ऐसा बता देते थे कि ऐसा ऐसा आपके दिन आज घटना घटित होने वाली है, और उसमें से 1% भी सही हो जाता था तो हमारी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती थी, यानी वो बातें सही हो जाती थी। तो आज हम इसी संभावनाओं को लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी अब हर तरह से इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आइए जानते हैं प्रोबेबिलिटी का पहला चरण, यानी सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को मैंने देखिए आपको बताया। प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन। कि प्रोबेबिलिटी को हम कई स्टेप में पढ़ेंगे और कई तरह से इसकी डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आपको साधारण भाषा में बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक संभावना है। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक संभावना है जिसमें हम गेस करके कोई चीज़ का उत्तर दे देते हैं, ठीक है। और वो 100% सही भी हो सकती है और 100% गलत भी हो सकती है, ऐसा भी प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा जाता है। जैसे हम लोग पहले के लोग जुआ खेलते थे, तो जुआ भी एक, यानी गैम्बलिंग जो है, गैम्बलिंग, वो भी एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आज भी लोग लगाते हैं ना, सट्टा लगाते हैं। सट्टे का मतलब होता है जैसे हम क्रिकेट वगैरह में सट्टा लगता है या कहीं भी सट्टा लगता है, तो सट्टे को भी हम प्रोबेबिलिटी की ही दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में जान रखा है। अब आइए प्रोबेबिलिटी को हम शुरुआत करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़नी होती है प्रोबेबिलिटी में, वो एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जाने। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं परीक्षण। हिंदी में कहते हैं परीक्षण। ये परीक्षण क्या है? तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, कोई संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है उसे हम परीक्षण कहते हैं। कोई भी संक्रिया, यानी कोई भी क्रिया जिसके बारे में हमको लिखना है, अगर उसका सुपरिभाषित मैंने परिणाम बना लिया, परिणाम मीन्स रिजल्ट बना लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 2 टाइप का पढ़ रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। अब ये निश्चयात्मक परीक्षण हम लोग अक्सर साइंस में करते हैं। साइंस में जब भी हम परीक्षण करते हैं, जैसे जी की वैल्यू निकालते हैं ना, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो ये हमारा क्या है? एक निश्चित परिणाम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? एक निश्चित परिणाम है। इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक से अधिक बार अपनी क्रियाओं को दोहराते हैं। यानी हम जब जी की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए एक्सपेरिमेंट जब साइंस में करते हैं तो हम एक से अधिक बार वह रिजल्ट पाते हैं, तब हम कहते हैं जी की वैल्यू 9.8 अप्रॉक्स होती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो होता है निश्चयात्मक परीक्षण जो होता है, यानी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो होता है, वो हम अक्सर साइंस के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। यानी साइंस में हम जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी वहां पर हमारा सट्टा या क्या होता है, मतलब संभावना नहीं व्यक्त होती है, वहां पर एक फिक्स
एक्सपेरिमेंट आता है, फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट आता है, इसीलिए हम लोग इसे निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारी वैल्यूज को पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। क्या कहते हैं? यादृच्छिक परीक्षण। तो आइए देखते हैं यादृच्छिक परीक्षण क्या है। यादृच्छिक परीक्षण में फिर वही है कि यहाँ पर हम भविष्यवाणी करते हैं, यानी कहते हैं वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी हो। निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भविष्यवाणी करें, पर वो जरूरी नहीं है कि हमारा वो सर्टेन हो, सही हो। ठीक है, उसे हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। अब ये देखिए, यादृच्छिक परीक्षण में हमें दो चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी। एक से अधिक संभावित परिणाम होंगे, यानी उसके परिणाम कई सारे होंगे। ठीक है, और दूसरा होता है परीक्षण से पहले परिणाम की भविष्यवाणी संभव ही नहीं है। अगर कोई भी परीक्षण के बारे में हम जब बात करेंगे कि हम किसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको जब हम करने लगेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसके इतने ही रिजल्ट आएंगे, यानी उसके इतने ही परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो यादृच्छिक परीक्षण होता है, इसमें हम बहुत सारे सेटों को लेकर के, मतलब बहुत सारे परीक्षण को लेकर के ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें निश्चित जो चीज हम बोले वो निश्चित है कि वो होगा, सर्टेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम परीक्षण की बात करें, तो परीक्षण में हम जैसे सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को जब हम उछालेंगे और सिक्के को देख करके उछालेंगे, सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। तो जब सिक्का उछलेगा तभी हमारा परीक्षण होगा कि वो हेड देगा या टेल देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये परीक्षण जो होते हैं क्या होते हैं? संभावित परिणाम होते हैं। एक से अधिक, यानी इसके बहुत सारे संभावित परिणाम हो सकते हैं, यानी हर बार वो चीज रिपीट करे ऐसा भी संभव नहीं है। इसमें क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक में यानी निश्चयात्मक में होता है कि कई बार वो परिणाम आता है, एक ही मतलब कई बार उस परिणाम को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। लेकिन इसमें क्या होता है? एक परीक्षण जो है हो सकता है एक बार आए और उसके बाद कभी ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अगला है, अगली चीज सबसे बड़ी चीज है कि प्रतिदर्श समष्टि जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। इसको देखिए, सैंपल स्पेस को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको सेट बताते हैं। सेट पिछले मतलब वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, या सेट के बारे में हम आपको थोड़ी सी स्टडी कराते हैं। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन होता है जिसमें हम वेल डिफाइंड एलिमेंट को लेते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट को लेते हैं जो परिभाषित होते हैं। जैसे अगर हम इवन नंबर का क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं, तो इवन नंबर का मतलब होता है डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वही सेट में रखे जाएंगे। जैसे स्टार्ट करूंगा, तो अगर सेट की बात करें तो हम इवन नंबर का सेट बना रहे हैं, जैसे कैपिटल ए, तो इसमें हम 2, 4, 6, 8 ना, फिर उसके बाद 10, 12 ना, इस तरह डॉट डॉट, यानी इसमें जितने भी नंबर इस सेट में होंगे सब 2 से डिविजिबल होंगे, सब 2 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो ये सेट है, ये क्या है? सेट है, और ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम इसकी केवल बात करें कि केवल 10 नंबर ही लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम यहाँ पर 20 तक जाएंगे। ठीक है, 12, 14, 16, 18 और 20, तो ये हमारे सेट हो गए, जो कि 10, केवल 10 ही ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर है, केवल इन्हीं को हमने लिया है, पहले 10 इवन नंबर को लिया है, तो ये हमारा सेट है। समझ में आया? तो इसे हम सेट कहते हैं। सेट कैसा होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। अब ये डिफाइंड है, इसे हम तुरंत देखेंगे तो बता लेंगे कि ये इवन नंबर का सेट है, और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सेट के बारे में जानना था। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। तो इसमें मैंने लिखा है, ये किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों को सेट समुच्चय को, सभी परिणाम, फिर सुनिए, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब एक सिंपल सा एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्के को जब उछालेंगे तो एक ही सिक्का उछालें तो उस सिक्के के 2 पहलू होंगे, यानी उसका जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने के बाद उसका सैंपल स्पेस जो बनता है वो बनता है हेड और टेल। हेड और टेल
मैंने एक सिक्के को उछाला तो उसका सैंपल स्पेस बना हेड और टेल। अगर मैं एक से अधिक सिक्के को उछालता हूँ, सपोज 2 सिक्के को उछालता हूँ, तो उसके क्या कितने सैंपल स्पेस होंगे, आइए देखते हैं। अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो पहला, ये दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, दोनों सिक्के उछले तो गिरने पर क्या देंगे, हेड हेड दे सकते हैं, या हो सकता है हेड और टेल दे, हेड और टेल दे, या हो सकता है टेल और हेड दे, या हो सकता है टेल और टेल दे। इसके अलावा कोई भी उसका संभावित परिणाम बनने वाला नहीं है। तो इस तरह से अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास ये 4 संभावित परिणाम बनते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं, एक जगह एकत्रित कर लेते हैं या सेट बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। फिर से एक बार सैंपल स्पेस समझिए। सैंपल स्पेस से लिखा गया यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण, तो यहाँ पर हम यादृच्छिक परीक्षण यूज करेंगे, नॉट डिटर्मिनिस्टिक परीक्षण। यहाँ पर हमारा एक क्या होगा, रैंडम के एक्सपेरिमेंट होगा। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श बिंदु क्या है। अब देखिए, प्रतिदर्श समष्टि के हर एक अवयव को यानी प्रत्येक अवयव को हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, एक सेट लिया था जिसमें मैंने एक सिक्के को उछाला था, तो उसके प्रतिदर्श समष्टि बना था हेड और टेल। अगर इसके प्रतिदर्श पॉइंट की बात करें तो इसमें 2 प्रतिदर्श पॉइंट है, एक हेड है और दूसरा टेल है। दूसरे वाले में मैंने 2 सिक्के को उछाला था, तो 2 सिक्के को उछालने पर उसका प्रतिदर्श समष्टि जो बना था वो था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो इसका मतलब इसके प्रतिदर्श बिंदु कितने हुए, 4, 1 2 3 4। इन्हें हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिदर्श बिंदु को सैंपल पॉइंट कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। इसे घटना बिंदु या इवेंट पॉइंट भी कहते हैं। समझ में आया, किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, इसे घटना बिंदु भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला घटना है। इवेंट क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज इवेंट क्या है, तो इसे जानिए। तो यहाँ पर घटना तो सब लोग जानते हैं, जो हमारे साथ जो केसेस होते हैं यानी हमारे लाइफ में जो केसेस होते हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। कोई भी केस हुआ तो एक इवेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट क्या होता है आइए जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट होता है प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को हम एक घटना का नाम देते हैं। आइए हम पहले समझते हैं उप समुच्चय क्या चीज, सबसेट क्या होता है। तो आइए स्टडी करते हैं सबसेट के बारे में, आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास हमने अभी क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक सिक्के को उछाला था। एक सिक्के को उछाला था तो हमारे पास क्या बनकर के आया था, यस और एच और टी आया था। इसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। एक सिक्के को उछाला तो उसमें 2 प्रतिदर्श पॉइंट बनकर के आए जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट इसके कहते हैं हेड और टेल। ये हमारा पूरा सेट जो था वो था प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। अगर हम बात करें इसमें, अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो देखिए इसके उप समुच्चय जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उप समुच्चय यानी नंबर ऑफ सबसेट, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या। तो इसका फार्मूला होता है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। n क्या होता है, n जानिए, नंबर ऑफ, ये होते हैं एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ये 2 अवयव हैं। एलिमेंट, इन्हें एच और टी को एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अवयवों की संख्या 2 है। तो अगर हम इस फार्मूले में रखें तो 2 पे पावर कितने एलिमेंट हो गए, 2। तो ये हो गया 2 × 2 और ये हो गया 4। तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, 4 सबसेट होंगे। कितने होंगे, 4 सबसेट होंगे। अगर हम इसको एक्सपेंशन करके बताएं आपको ये 4 सबसेट कौन कौन है, तो आइए देखते हैं। इनके जो सबसेट होंगे, पहला सबसेट जो होगा वो होगा हेड, पहला सबसेट जो होगा वो होगा हेड, और एक एक का ऐसे सेट बन जाता है। ये दूसरा होगा टेल, तीसरा होगा हेड टेल और चौथा होगा 5। यानी इसमें 2 विशेष कंडीशंस होती है सबसेट बनाने में, कि जो भी हम सेट लेते हैं, जैसे हमने यस नाम का एक सेट लिया, तो ये इसकी विशेषता होती है, जब हम इसके सबसेट बनाते हैं तो जो सेट होता है वो खुद भी एक सबसेट का काम करता है। पहला रूल क्या है, जो सेट होता है वो भी खुद एक सबसेट का काम करता है। दूसरा रूल क्या है कि 5 को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट
भी एक ऐसा एलिमेंट होता है, यानी एक ऐसा सबसेट होता है, मतलब वो सबसेट का काम करता है। फिर से सुनिए, यानी जब भी हम किसी भी सेट का सबसेट बनाते हैं तो उसमें दो चीजें हमेशा याद रखें कि जो सेट होता है वो भी एक सबसेट होता है और नॉन एम्प्टी सेट यानी फाई भी हर एक सेट का एक सबसेट होता है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ये दो रूल जानते रहिए। तो मैंने इसके 4 मतलब यहाँ पर देखिए हमें 4 सबसेट प्राप्त हुए, मैंने इसके 4 सबसेट बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसे हम लोग कहते हैं सबसेट। तो यहाँ पर मैंने इवेंट को डिफाइन किया है। इवेंट की डिफिनेशन क्या है? प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस के प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। प्रत्येक उप समुच्चय को ये घटना कहते हैं। अगर हमने ये सैंपल स्पेस बनाया हेड और टेल एक सिक्के को उछाल करके, तो उसकी कितनी घटनाएं होंगी? 1 2 3 4, या तो उससे मतलब इतनी हर एक घटना को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो यानी इसकी कितनी घटनाएं हुई? 4। अब स्टूडेंट आगे की वीडियो में हम लोग घटना के बारे में आगे देखते हैं, घटना क्या होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ इवेंट। स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में, घटना के प्रकार। तो घटना के प्रकार में हम लोगों को स्टार्ट करना है कि घटना किसे कहते हैं। तो घटनाओं के प्रकार में सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में पढ़ेंगे। घटना किसे कहते हैं मैंने अभी तुरंत बताया था। क्या? किसी भी सैंपल स्पेस के प्रत्येक अवयव क्या करते हैं? एक इवेंट को व्यक्त करते हैं। ये मैंने बताया था घटना को। ठीक है, अब घटना के प्रकार में जो घटनाएं हैं वो 7 प्रकार की हैं। तो पहला हम स्टडी करेंगे असंभव घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, दूसरी घटना जो है हमारी परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। तीसरा है निशेष घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। और चौथा हमारा है समसंभावी घटनाएं, जिसको कहते हैं यूक्ली लाइकली इवेंट। और उसके बाद है पांचवा हमारे पास है सिंपल इवेंट यानी सरल घटनाएं। और छठा है निश्चित घटनाएं, जिसको श्योर और सर्टेन इवेंट कहते हैं। और सातवां है संयुक्त घटना, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एक करके। पहला है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए अभी हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाया। जैसे हमारे पास मैं एक छोटा सा एक सिक्के को उछालता हूं, तो एक सिक्के को उछालने पर हमारा सैंपल स्पेस बनता है हेड और टेल। ठीक है, अब अगर हम इसका सबसेट बनाएं तो इसके सबसेट में 4 एलिमेंट होंगे, मतलब सबसेट जब बनेगा तो इसका पहला होगा हेड, दूसरा होगा टेल, हेड टेल और खुद फाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला हमने लिख रखा असंभव घटनाएं इम्पॉसिबल इवेंट। याद रखें, यदि किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि यश का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय या फाई भी है तो उसे असंभव घटनाएं कहेंगे। फिर से सुनिए, यदि किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि यश का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय फाई भी है तो उसे असंभव घटनाएं कहेंगे। जैसे मैंने इसमें देखिए उप समुच्चय फाई आया है, इसका मतलब अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फाई यानी वह सिक्का उछलने के बाद खाली कभी नहीं जाएगा, यानी हेड और टेल ही देगा। इसलिए हम इस घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटनाएं कहते हैं। ये घटना कभी घटित होने वाली नहीं होती। नेक्स्ट है परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। आइए इसके बारे में जानें। यदि किसी एक घटना के घटित होने पर अन्य घटनाएं घटित ना हो तब ये 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं। ठीक है, अर्थात उसमें कोई भी 2 एक साथ घटित ना हो, यानी अर्थात उसमें कोई 2 एक साथ घटित ना हो, कोई 2 घटना एक साथ घटित ना हो। फिर से सुने, यदि किसी एक घटना के घटित होने पर अन्य घटनाएं घटित ना हो तो ये 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती। यानी एक बात सुनिए, जैसे अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके पहलू 2 होते हैं, या तो हेड या तो टेल। हेड का आना या टेल का आना ये परस्पर क्या है? निश्चित है, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अगला है निशेष घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? ध्यान से सुने, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण में घटनाओं का एक समुच्चय निशेष घटनाएं कहलाता है यदि प्रत्येक बार परीक्षण करने पर इनमें से कोई घटना अवयव घटित हो, यानी हम जो भी घटनाएं करते हैं वो एग्जॉस्टिव होती हैं। मतलब अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसमें से एक घटना हमेशा आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे।
अगला है समसंभावी घटनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इसमें क्या है, यदि किसी एक घटना के घटित होने की संभावना को दूसरी घटना के घटित होने की संभावना से न जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक घटना के घटित होने की संभावना को दूसरी घटना के घटित होने की संभावना को वरीयता न दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समसंभावी घटनाएं कहते हैं। फिर से सुनिए, यानी एक घटना घटित हो गई है तो उसके बाद जो घटना घटित होगी उससे उसकी संभावनाओं को न रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समसंभावी घटनाएं यानी इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इक्वली लाइकली इवेंट की बात करें, समसंभावी घटनाओं की बात करें, तो समसंभावी घटनाएं जो होती हैं उसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जैसे एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड या टेल हेड और टेल दोनों के आने की संभावनाएं समान दिखाई देने लगे, दोनों के आने की संभावनाएं समान दिखाने देने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट यानी संभावी घटनाएं कहते हैं। नेक्स्ट है सरल घटना, सिंपल इवेंट। ये क्या चीज है, यदि कोई घटना प्रतिदर्श समष्टि का एकाकी उपसमुच्चय हो तो उसे हम उस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि कोई सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि यस का एकाकी उपसमुच्चय हो, यदि कोई घटना सैंपल स्पेस यस का एकाकी उपसमुच्चय हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल घटना कहते हैं, और इसे हम दूसरी भाषा में प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सरल इवेंट को हम लोग कहते हैं, सरल घटना को सैंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो सिंगल घटनाएं होती हैं हेड और टेल, यानी ये दोनों उपसमुच्चय हमारे क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस के उपसमुच्चय हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सरल इवेंट यानी सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा, हमने लिख रखा है निश्चित घटना, जिसे हम श्योर और सर्टेन कहते हैं। निश्चित घटना क्या होती है, माना यस किसी घटना का प्रतिदर्श समष्टि है, तब यस भी यस का उपसमुच्चय होता है, अतः यस एक निश्चित घटना होती है। फिर से सुनिए, यानी मैंने बताया था कि हर एक समुच्चय का एक उपसमुच्चय वह खुद भी होता है, इसलिए यस का उपसमुच्चय हेड और टेल यानी ए भी एक उपसमुच्चय है, इस यानी इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, ये हमारा निश्चित घटना है, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं इसलिए ये सरल घटनाएं हैं। अगर फाई को बात किया है तो फाई हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए अगला है संयुक्त घटना, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट। यदि किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि यस को किसी उपसमुच्चय में एक से अधिक अवयव हो तो यह घटना संयुक्त घटना कहलाती है। जैसे हम लूडो का पासा खेलते हैं यानी डाइस का इस्तेमाल करते हैं, डाइस को फेंकें, अगर कोई मुझसे कहे कि डाइस को फेंकिए और फेंकने पर हमेशा इवन नंबर आए, तो इवन नंबर डाइस को फेंकने पर एक नहीं मिलता है, वो कई नंबर आते हैं। जैसे डाइस को जब भी फेंकते हैं तो डाइस का सैंपल स्पेस यस जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अगर हम इसमें क्या करें, इवेंट बताएं, और हमसे कहा गया क्या कि वो इवेंट बताइए जिसमें हम डाइस को जब भी फेंके थ्रो करें तो हमारे पास क्या ऊपर दिखे, वो इवन नंबर दिखे। तो इवन नंबर का मतलब हो गया कि केवल एक नंबर नहीं दिखेगा, वहां 2 भी दिखेगा, 4 भी दिखेगा और 6 भी दिखेगा। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, संयुक्त घटना यानी कंपाउंड इवेंट कहलाती है। फिर से स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 7 प्रकार के क्या पढ़े, इवेंट्स पढ़े, और इन 7 प्रकार के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 7 प्रकार के इवेंट में अगर हम याद करें तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं आई मी, ठीक है, एम ई ऐसे याद करिए, आई मी एम ई, ठीक, एस एस सी, ठीक है, और एक और है आई मीन्स एम ई, आई मी ई एस एस सी। तो ये 7 नाम आराम से आ जाएंगे। आई मीन्स क्या होता है, इम्पॉसिबल, मी मीन्स होता है म्यूचुअली इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, आई मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, एम मीन्स होता है म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आर इसी को डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। ई मीन्स क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट, ई मीन्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट, एस मीन्स क्या होता है, सैंपल इवेंट, एस मीन्स क्या होता है, इसके बाद मैंने लिखा श्योर इवेंट, और सी मीन्स क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। फिर से सुनिए, ई मीन्स क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट,
एम मीन्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ई मीन्स क्या होता है, ई मीन्स एग्जॉस्टिव इवेंट। इस ई मीन्स क्या होता है, यूक्ली लाइकली इवेंट। यस मीन्स क्या होता है, सिंपल इवेंट। यस मीन्स क्या होता है, श्योर इवेंट। और सी मीन्स क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। तो आई मी ई एस एस सी, आई मी ई एस एस सी से अगर आप याद करें तो साधारण तौर से आपको सातों नाम याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 7 इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने इवेंट जान लिया है। इवेंट क्या होता है, फिर से सुनिए, किसी भी सैंपल स्पेस के उप समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो इवेंट 7 टाइप्स के होते हैं और 7 टाइप्स को हम लोगों ने क्रम से पढ़ लिया है। ठीक है, और याद करने के लिए मैंने आपको ये रूल बता दिए, इस हिसाब से आप याद करें। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रायिकता की वास्तविक डिफिनेशन देखेंगे, यानी प्रायिकता क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता किसी परीक्षण को करने पर, किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। फिर सुने, किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं, यानी उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे यस एक प्रतिदर्श समष्टि है, यस क्या है, एक प्रतिदर्श समष्टि है, और ई उसकी कोई एक घटना है, तो पीई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होगी। तो पीई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। अगर हम डिफिनेशन बनाएं तो प्रतिदर्श समष्टि का अवयव, यानी किसी घटना के अवयवों की संख्या और उस घटना के प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या के अनुपात को, यानी हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी घटना के अवयवों की संख्या और उस घटना की प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता, यानी उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रायिकता को डिफाइन करते हैं। यानी पीई क्या है, घटना की प्रायिकता है, यानी क्या है, इवेंट के अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवेंट है। यस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। फिर से सुनिए, पीई क्या है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी क्या है, नंबर ऑफ इवेंट है। एनएस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब हम इसी पर कुछ एग्जांपल लेकर के आपके बीच आए, आइए उन एग्जांपलों को देखते हैं। तो वो एग्जांपल में पहला एग्जांपल है, 2 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक चित्त मीन्स होता है हेड, चित्त मीन्स क्या होता है, हेड, ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। फिर से सुनिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए हम एक चित्त आने की प्रायिकता को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो स्टार्ट करें तो 2 सिक्के को हम उछाल करके पहले क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास इवेंट होंगे। कौन कौन से इवेंट होंगे, पहला होगा हेड और हेड, 2 सिक्के उछल रहे हैं। फिर दूसरा होगा हेड और टेल, फिर होगा टेल और हेड, और फिर होगा टेल और टेल। ये हमने बनाया। अब उसने कह रहा है, इवेंट बता रहा है, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त। तो अगर इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखा जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 4। अगर हम इसमें एक चित्त आने का इवेंट देखें तो एक, कम से कम एक चित्त, एक चित्त का मतलब हेड जरूर दिखे, तो हेड हेड एक, इसमें तो 2 चित्त हो गए, इसमें हेड टेल एक चित्त हो गया, इसमें टेल हेड, इसमें भी एक चित्त हो गया। तो इसका मतलब यानी नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो ये कितना हो गया, 3। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा तो इसी फार्मूले में रखें, पीई इक्वल टू एनई अपॉन एनएस, एनई अपॉन एनएस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, पीई क्या होगा, तो इसका होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसको बोलते हैं। तो ये कितने होंगे, 3, और फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आ गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला एक प्रॉब्लम हमने और लिख रखा है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो देखिए, अगले प्रॉब्लम में कह रहा है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंकना है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या थी। पहला 3 का गुणज। तो आइए पहले हम इसका क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक पासे को फेंक रहे हैं, किसको फेंक रहे हैं, एक पासे को। तो एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5
और 6। ठीक है, एक पासे को हम फेंक रहे हैं, तो एक पासे को फेंकने पर उसका प्रतिदा समष्टि क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 3 का गुणज यानी इवेंट बताना है। अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6। अब अगर हम इसके इवेंट की बात करें, इवेंट, तो इसका इवेंट क्या होना चाहिए? पहला 3 का गुणज, 3 का गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? 3 होगा और दूसरा हमारा 6 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट मतलब 3 के गुणज होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 3 के गुणज होने की प्रोबेबिलिटी NE का मान हो गया 2 और NS का मान हो गया 6, 2 अपॉन 6। कैंसिल करिए, 2 × 2 2 3 × 6 यानी P प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब क्या हो रहा है? 3 के गुणज होने की प्रायिकता, तो क्या हो गई? 1/3। ये आंसर आ गया। अब इसी में एक पार्ट और है, बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, तो इवेंट बदल जाएगा, NS तो वही रहेगा, NS कितना रहेगा? 6। इवेंट क्या होगा इसका? इवेंट, तो इवेंट पहले बना लेते हैं। इवेंट में हमें क्या लेना है? एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ स्टार्ट होगा 2 से, 2 है, 3 है, 5 है, तो इसके प्राइम नंबर कितने हैं? 2 3 5। तो NE की वैल्यू कितनी आ गई? नंबर ऑफ इवेंट कितना बन रहा है? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो NE की वैल्यू हो गई 3, NS की वैल्यू हो गई 6, 3 1 × 3, 3 2 × 6 यानी 1/2। समझ में आ गया? यानी अगर हम 3 का गुणज होने की प्रायिकता देखेंगे तो आएगा 1/3, और अगर हम देखेंगे कोई एक प्राइम नंबर की यानी कोई एक अभाज्य संख्या की तो हमारा आएगा 1/2। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड परीक्षा में भी आता है, तो ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में, लीप ईयर में कितना पूछा है? 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो लीप ईयर जानते हैं स्टूडेंट, लीप ईयर 366 डेज को कहते हैं। 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज। ठीक है, एक लीप ईयर, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 लीप ईयर तो इसमें हम क्या करते हैं? अब देखिए 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है? 7 डेज। ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब क्या करते हैं? 7 में 366 का डिवाइड कर देते हैं, तो करिए 7 5 4 35, 1 6, 7 2 4 14, रिमाइंडर आया 2, यानी 2 डेज एक्स्ट्रा, यानी 52 तो फुल वीक हैं। फुल वीक कितने हो गए? फुल वीक 52। तो इसमें तो हमको कोई कंसेशन नहीं करना, यानी 52 बार तो हमें रविवार मिलने ही मिलने हैं। अब ये 2 दिन में रविवार कब होगा, जो रिमाइंडर है उसी का हमको क्या बनाना है? सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस जब हम बनाएंगे तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा संडे, मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और थर्सडे के बाद यू है थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे, सैटरडे, और लास्ट है सैटरडे, संडे। इवेंट खत्म। तो इसमें देखिए तो हमारे कितने इवेंट बन रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7। ठीक है, अब इसमें हमें पूछ क्या रहा? रविवार यानी संडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो संडे कब कब है? पहले वाले नंबर में है 1 और लास्ट वाले नंबर में है 2।
तो यानी अगर हम इसका इवेंट बनाएं तो इवेंट हमारा होगा संडे टू मंडे, संडे मंडे, और दूसरा होगा सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। तो इसका मतलब NE की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें मतलब कह रहा है ना 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो PE = NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो NE की वैल्यू कितनी हो गई 2, NE की वैल्यू 2 और NS की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो ये हमारी क्या है, ये आ गया हमारा प्रॉब्लम का सलूशन। अब अगर हम दो तीन बातें इसमें याद रखें तो प्रोबेबिलिटी की सवालें हमें गलत कभी नहीं होने वाली है हमारी, ठीक है। तो वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात क्या होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी और बराबर होनी चाहिए PE, ठीक है। और 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी और बराबर होनी चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ा आना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। 1 से अधिक कभी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, पहली चीज ये हमेशा याद रखें। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी की घटने की प्रायिकता PE, यानी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। और दूसरा है PE बार, PE बार उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का सम जो होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सम जो होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है अगर प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 आ जाए, PE का सॉल्यूशन क्या है 0, तो वह घटना असंभव घटना कहलाती है। वह घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और अगर PE चौथा है, अगर प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आ जाए 1 आ जाए, PE अगर 1 आ जाए तो वह घटना निश्चित होती है यानी सर्टेन होती है। ये 4 बातें हमेशा याद रखें कि यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से कम होगी या 1 के इक्वल हो सकती है। यानी 2 कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.5 भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज जानें, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता PE बार का सम जो होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। दूसरा है अगर हमारा PE 0 हो गया, PE क्या हो गया 0 हो गया, तो वो घटना हमेशा क्या याद रखेंगे, संभव घटनाएं होंगी। वो घटनाएं कैसी होंगी, संभव होंगी, ठीक है। दूसरी चीज है अगर PE = 1 है तो वह घटना सर्टेन यानी निश्चित होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ में आए, ये घटना पॉसिबल है, ये घटना सर्टेन है यानी निश्चित है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल होगी, PE = 0 तो यह घटना क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, असंभव घटना होगी। तो बात यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अगर ये 4 बातें याद रखते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी की सवालें गलत नहीं होने वाली। एक बार फिर से हम प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन आपको बताते हैं। प्रोबेबिलिटी PE से डिनोट करते हैं, NE को बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं, NS को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी अगर हम डिफिनीशन मैथमेटिकल बनाएं तो हम यही पढ़ पाते हैं कि PE = NE अपॉन NS, ठीक है। किसी घटना के अवयवों की संख्या तथा उस घटना के प्रतिदर समष्टि के अवयवों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। फिर से सुने, किसी घटना के अवयवों की संख्या तथा उस घटना के प्रतिदर समष्टि के अवयवों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रायिकता को कवर किया है। प्रायिकता में जो विशेष चीजें थी मैंने उस पे भी आप इस वीडियो में चर्चा किया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी अच्छे से देखते हैं और तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको समस्या हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।